हमारे साथ आज हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार। हमारे साथ आज हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार, जो कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर हैं, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है 40 साल और उसके बाद भी देश की सेवा की है। उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा, उन्होंने 1965 का युद्ध लड़ा और इसके बाद जब वो रिटायर हुए उसके बाद भी देश की सेवा करते रहे और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1971 में उनके योगदान के लिए उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं जिनके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल पे। सर, सबसे पहले तो हम 1971 में आपका जो योगदान था युद्ध में, इस पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे सेना में आए। क्या थॉट था जब जिसने कहा कि नहीं भाई मुझे तो वर्दी ही पहननी है? सेना में आने की जो ख्याल आया वो तब आया जब मैं कॉलेज में था। उससे पहले तो सेना के बारे में बहुत कुछ पढ़ते थे पेपर में या किताबों में, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया था कि मैं सेना ज्वाइन करूं। कॉलेज में मैं NCC ज्वाइन किया था, सीनियर NCC, नेशनल कैडेट कोर के, और वो जो एक्सपीरियंस था ग्रेजुअली मेरे वो एक किस्म का इंस्पिरेशन बन गया था, क्योंकि वहाँ तीसरे साल कंप्लीट होने के बाद मुझे उन्होंने हमारे सीनियर प्रोफेसर्स जो NCC में ऑफिसर्स थे वो मुझे बताया कि तुम अंडर ऑफिसर बनेंगे। तो वो सुन के मुझे तब ये ख्याल आया कि मेरे ख्याल से ये हमारी क्या कहते हैं लाइफ की एम्बिशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो NCC की जो परेड्स हैं, उसकी यूनिफॉर्म पहन के हम जो भी कार्रवाई करते थे उसमें हमें बहुत प्राइड लेता था, इंटरेस्ट भी लेते थे। तो मैंने कहा ये फौज की डायरेक्शन में ले जा रहा है मुझे। और वैसे ही हुआ कि मैं अपने चौथा साल कॉलेज में था जबकि मैंने ये डिसीजन लिया। मैं अपने पिताजी और माताजी से बताया कि ये, और उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो खुश थे कि हमने अपने क्या कहते हैं डायरेक्शन इन लाइफ कुछ हद तक अपने आप सोच के बता दिया। और मैं अपने यूनियन एक भाई ने भी UN में सर्व किया है, राइट सर? नहीं, वो बाद में था। वो मेरे ब्रदर जो था वो फॉरेन सर्विस में था, यंगर ब्रदर। कितने भाई बहन हैं आप? हम वैसे 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। बिग फैमिली। उन दिनों में तो फैमिलीज बड़े होते थे। बट यंगेस्ट ब्रदर वो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करके बाद में वो UN के साथ भी नौकरी किया था। तो एनीवे मैं ये फिर डिसीजन जब लिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होते थे, रिटन एग्जामिनेशन उस वक्त, तो उसके लिए अपीयर किया मैंने। ऑब्वियसली क्वालिफाइड इन दैट, और मुझे सिलेक्शन बोर्ड के लिए बेंगलोर बुलाया गया समटाइम इन आई थिंक अगस्त या सितंबर 1955 में, और वहाँ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन आसान नहीं था। मैंने तो कुछ काबिलियत दिखाना था, अपने पोटेंशियल दिखाना था। और मैं जनवरी 1956 के फर्स्ट वीक में देहरादून पहुंच गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे भी मेरे फाइनल टर्म में मैं जूनियर अंडर ऑफिसर था। एंड सो मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका ये मकसद था कि हमने कुछ काबिलियत दिखाया वहाँ पे भी अपनी ट्रेनिंग में के दौरान में। बहुत अपने कैपेबिलिटी और लीडरशिप एबिलिटी वगैरह दिखाने से ऐसे अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे। और दिसंबर 1957 में मुझे कमीशन मिला, सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में।
क्या उम्र होगी सर उस वक्त? हाँ, क्या उम्र आपकी रही होगी उस वक्त जब आप IIM में गए थे? 21। 21 साल। हाँ, तो 21। दोस्त भी जरूर होंगे, बहुत सारे दोस्त बने होंगे IIM में। दोस्त सभी तो बहुत दोस्त सारे थे। शरारती भी होंगे। हाँ हाँ, काफ़ी थे उस वक्त। जी। और उस वक्त तो मुझे एक्चुअली एक चीज़ तो उस वक्त की एकेडमी की जो जो पीरियड था उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही जिक्र करूँगी कि ये जो पार्टीशन के दौरान जो हादसा हुए थे, जो कम्युनल राइट्स वगैरह के, उसकी जो इम्पैक्ट थे हम बॉम्बे वालों को उतना पता नहीं था। तो यहाँ जब आए हमने, हमारे जो कोलीग्स थे पंजाब, बंगाल, ऐसे बॉर्डर स्टेट्स वगैरह के, राजस्थान वगैरह के थे, उनसे सुन लिया, तब हमें ये महसूस हुआ कि ये जो हम इतने सालों से हम सोचते थे कि हम नॉन वायलेंस से अपनी आज़ादी हासिल किया, was not quite true। इसमें क्योंकि इन लोगों ने जो स्टोरीज़ हमें सुनाया था बहुत बुरा लग गया होते। अभी तक उसकी जो इम्पैक्ट हैं वो गए नहीं। और अब इनफैक्ट अभी भी जब हम कभी कभी मिलते हैं तो हमारे जो बैचमेट्स हैं उस वक्त के, जो जिन्होंने, अब वो क्या हमारे जैसा 10-11 साल उम्र के थे उस वक्त, 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो बहुत विविड मेमोरीज थे उनके। तो वो एक्चुअली दैट हमारे जो ट्रेनिंग के अलावा एक ख़ास मेमोरी उस वक्त की इसके बारे में है, ये जो नॉन वायलेंट के वायलेंस से कुछ नहीं हुआ है, विच इज़ अ वेरी वायलेंट फेज ऑफ हमारी जो देश की एवोल्यूशन की। बट एनीवे दैट्स ओके। सो हमारी दिसंबर 1957 में हमारे कमीशन हुआ इनटू द मराठा लाइट इन्फेंट्री, 20th बटालियन ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री। और उसका भी एक किस्सा मुझे अब अचानक याद आ गया, क्योंकि मेरे जो वो ऐसे होते थे कि हमारे जो पासिंग आउट परेड होता था जिस दिन हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती, और उस दिन रात को एक गेट टुगेदर होते थे वहाँ, चटवुड हॉल बोल के एक बड़ा हॉल है, और 12 बजे रात को हमारी जो वो एक पिप लगता था उन दिनों में, अभी तो 2-2 लगते हैं लोगों को, बट एक पिप लगता था जो पिपिंग सेरेमनी बोलता था, वो 12 बजे मिडनाइट स्टार, हाँ, वो लगाते थे। और लोगों के पिताजी माताजी वगैरह आके वो करते थे। अब मेरे पेरेंट्स बॉम्बे से आ नहीं सकते थे, तो मेरा जो पिपिंग हुआ था वो किया था हमारे एक मराठा रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर उस वक्त जो स्टाफ पे था, मेजर था उन दिनों में, NPP थोरात, जिनका भाई जनरल SPP थोरात ईस्टर्न आर्मी कमांडर होके फिर कोरियन कस्टोडियन फोर्स में सर्व किया था, उनके भाई था ये। मैं उनकी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी कर्नल उस वक्त वो मेजर थे, मेजर NPP थोरात, और उनकी वाइफ सरोजनी, उन्होंने मेरे पिप्स लगाया था उस दिन रात को, 15 दिसंबर 1957 को। और मैं इसलिए ज़रा जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो उस वक्त किसी और बटालियन के रोल्स पे थे, लेकिन 1961 में मैं 20 मराठास ज्वाइन करने के बाद हम जम्मू कश्मीर में थे, और 1961 में वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर बन के 20 मराठा में पहुंच गए, लेफ्टिनेंट कर्नल NPP थोरात। तो वो जो इन्होंने मुझे वो पिप लगाया था वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर बन गया था, और मैं कुछ टाइम पे उनके एडजुटेंट भी रहा। लेकिन इस कहानी में बताने की ख्याल इसलिए आया क्योंकि वो उनके साथ हमने सर्विस किया जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, फिर बारामूला में, फिर उरी में, और फिर मैं स्टाफ में चले गया था। बाद में वो चले गए अपने रिटायरमेंट पे, और जब मैं उस बटालियन की कमांड किया 20 मराठा,
उनका लड़का लेफ्टिनेंट बन के पलटन में आया। ओके, शिवाजी थोरात। ओके, अब वो था 1975 में, मैं कमांड कर रहा, मैं अपना कमांड ख़त्म कर रहे थे उस वक्त। और ताजुब की बात यह है कि वो भी नहीं आए। हाँ, नहीं, 1975 में वो आया था। मैं जब बटालियन कमांड कर रहा था 1970, उस वक्त 74 में मेरा बेटा पैदा हुआ जब मैं बटालियन कमांड किया। तो ये बेटा जो है वो अपना कॉलेज ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद वो भी फ़ौज में ज्वाइन करने का इरादा किया। वो पहुंच गया एकेडमी में, और वो इस पलटन, इसी पलटन में, तब तक उनका उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया था, 10th बटालियन द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड बटालियन बन गया था। 10th बटालियन द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन ब्रैकेट्स 20 मराठा लाइट इन्फेंट्री। और वो जब पलटन ज्वाइन किया 1996 में, शिवाजी थोरात कमांडिंग ऑफिसर थे। ये जो कितने आर्मी में ऐसे होते, कोइंसिडेंस अपने आर्मी में भी बहुत कम है ऐसे। तो ये याद आ गया मुझे जब अचानक, जब आपने हमारे एकेडमी की बारे में पूछा था। ये था एकेडमी के। पलटन के साथ मैं बहुत नौकरी किया। उसके बाद 71 की लड़ाई में मैं फर्स्ट बटालियन के साथ था, जिसको जंगी पलटन कहते हैं। सर, आपने कहा कि 62 की जो लड़ाई थी वो चाइनीज लकी थे कि आप ने उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया। नहीं, वो तो ऐसे, ये तो इत्तेफाक की बात है कि वो जब 1962 की लड़ाई में हमारी बटालियन जो है वो बारामूला में थे और हमें भेज दिया उरी में, उस वक्त सीज फायर लाइन के अपना क्या बोलते हैं, गार्ड करने के लिए। और हमारे साथ वहाँ पे जो 13 कुमाऊँ थे, जो मेजर शैतान सिंह जो लड़ाई रजांगला में लड़ी थी, उनके साथ हम हॉकी खेलते थे बारामूला में 1962 में। वो गए लद्दाख और वो अपना वहाँ उस कंपनी के साथ उनके जान दे दी और परमवीर चक्र दिया था उन्होंने। सो ऐसी चीज़ों की याद आते हैं पलटन में जब आते। सो ये फर्स्ट बटालियन के साथ मैं 71 की लड़ाई से पहले नागालैंड में ज्वाइन किया था। और नागालैंड 65 में भी आप थे सर? 65 में मैं सियालकोट सेक्टर में था। मैं 20 हेडक्वार्टर्स 26 इन्फेंट्री डिवीज़न में था और वहाँ पे भी लड़ाई देखी है। बहुत ख़ास करके लड़ाई के बाद जो फ्लैग मीटिंग्स हुए थे सियालकोट में, पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन किया था उस वक्त बॉर्डर पे, जो हमारी फ्लैग मीटिंग्स गए होते थे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। 65 की लड़ाई के बाद फिर मैं स्टाफ कॉलेज किया। स्टाफ कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में किया। उन दिनों में हमारी स्टाफ कॉलेज जो है एग्ज़ामिनेशन होते थे और जो एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई होते थे उनमें से टॉप ब्रैकेट की जो पहले 2 चले जाते थे यूके कोर्स करने के लिए, और यूके से 2 हमारे स्टाफ कॉलेज में आते थे वेलिंगटन में, एंड 1 चले जाते थे ऑस्ट्रेलिया, 1 कनाडा एक्सचेंज पे। तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाके 1968 में स्टाफ कॉलेज किया। वापस आके मैं यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में मेजर स्टाफ ऑफिसर था, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 वो जो कहते हैं। तो उस वक्त मुझे हमारे रेजिमेंट के जो फादर फिगर है, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, मुझे बताया कि तुम 20 मराठा नहीं जा सकते, फर्स्ट या सेकंड मराठा में जाना है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी है और वो फिल करने के लिए उनके ऑफिसर्स नहीं है करके। तो मैं खुश नहीं था। पहले की बात कर रहे हैं, 71 की 71 पहले, ये तो 1970 की बात है। हाँ। तो ये बोला था कि आपको जाना है। तो मैं फिर फर्स्ट मराठा जो उस वक्त नागालैंड में गए थे, जस्ट मूव किया था, तो मैंने कहा चलो अगर जाना ही है तो मुझे फर्स्ट मराठा भेजो
हम उनके साथ नागालैंड में ऑपरेशनल एरिया में सर्व करेंगे, क्योंकि सेकंड मराठा जो है वो पीस स्टेशन में आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा होगा कि अगर नई पलटन में जाना है तो वो उनके साथ थोड़ा ऑपरेशनल एरिया में सर्व करना अच्छा रहेगा। और अच्छा डिसीजन था ये, क्योंकि नागालैंड में गए और नागालैंड में सर्व करने के बाद वही बटालियन जब 1971 की मैं जनवरी 1971 में ज्वाइन किया था नागालैंड में, और अक्टूबर 71 में बटालियन को ऑर्डर मिला था ब्रिगेड के साथ, पूरा ब्रिगेड मेघालय बॉर्डर पे 1971 की वॉर की तैयारी करने के लिए रिलोकेट किया था। और मैं वहाँ जाके ज्वाइन किया उनको। और लड़ाई, असली लड़ाई शुरू होने से पहले अक्टूबर नवंबर में हम लुंगियों में ऑपरेट करते थे, पेट्रोलिंग एम्बुश वगैरह करके करते हो। और एक एम्बुश के दौरान वो आपको आइडेंटिफाई न कर पाए या पता ना चले कि नहीं, बिकॉज ये तो आई मीन ये तो व्हाटएवर जो भी रीजन थे वो ऊपर वाले डिसाइड करते हैं, लेकिन हम यूनिफॉर्म पहन के जा नहीं सकते थे ना, बिकॉज वॉर हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड। दिस वाज क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन थे। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे कि हम 71 में नवंबर के महीने में, अर्ली नवंबर में हमें बताया था कि एक 2 कंपनी एम्बुश, मोटर बैटरी की एम्बुश करने के लिए मैं सीनियर कंपनी कमांडर था, क्योंकि उस बटालियन की कमांड की डेजिग्नेट किया हुआ था मुझे। तो मैं उस एम्बुश को बड़े सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था, जिसके दौरान में मैं एक खुद अपने स्टैंड गन और हैंड ग्रेनेड के साथ एक मशीन गन टीम को 2 पाकिस्तानियों की खुद अपने स्टैंड गन से मार गिराया था। तो और ये जो एम्बुश थे वो इतनी सक्सेसफुल थे कि हम पूरे वो मोटर बैटरी का तबाह कर दिया था। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि वो जो इंसिडेंट हैं, ये जो लोकल्स हमारे साथ थे, जो मुक्ति है, उनके हौसला बढ़ गया कि इस पलटन ने, क्योंकि वो तो पाकिस्तानियों से डर डर के मारे थे ना। तो वो जब ये देखे कि इन लोग हम इतने काबिल है कि उनको उनका ये कर सकते हैं, तो एक किस्म का वो बॉन्डिंग और बढ़ गया। लोग ये जो मुक्ति हमारे साथ थे वो, और वो फिर 3 दिसंबर की 1971 को जब शुरू किया, हम लोगों को, हमारी बटालियन को, जंगी पलटन को टास्क ये दिया गया था क्रॉस कंट्री मूवमेंट, अपना पिट्ठू विट्ठू लगा के क्रॉस कंट्री मूवमेंट करके एक जमालपुर गैरिजन था, उसके पीछे जाके पोजीशन लेने के लिए। और काफ़ी लंबा डिस्टेंस था लेकिन, और बाई फुट। तो उसके बीच में एक कंपनी हेडक्वार्टर्स था, एक बख्शीगंज बोल के एक जगह। 1971 में जब आपने मुझे बताया कि आप, एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आप हैंड ग्रेनेड को लेकर गए थे अपने हाथ में और क्रॉल करके एक डिस्टेंस कवर किया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद आपने नहीं, वो डिफिकल्टी की कोई बात नहीं, दैट वाज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। वो फील्ड क्राफ्ट में हम, वो जब कैडेट थे तब भी सिखाया गया था। तो ये नहीं था कि दैट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, एंड इट्स समथिंग यू हैव टू डू, बिकॉज इफ यू, जो मतलब अपने दुश्मन की जो एडवर्सिटी, जो फायर है, उससे बचने के लिए आप पोजीशन ऐसा लेना चाहिए ना, किसी थोड़ी सी फोल्ड इन द ग्राउंड के पीछे एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। क्योंकि क्या हुआ था कि हम जब ये एम्बुश स्टार्ट किया था, जैसे ही कर दिया था, पूरी फायरिंग हर जगह से हुआ था। तो हमारी कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में थोड़ा सा गैप था, तो कमांडिंग ऑफिसर एक तीसरी कंपनी को उस गैप में क्लोज अप करने के लिए भेज रहा था। तो मैं सीनियर होने के नाते मुझे कंट्रोल लेना था, तो मैं अपने कंपनी के जो लोकेशन है वो छोड़ के इस गैप के तरफ आ रहे थे। और वहाँ पे मुझे मेरे कंपनी सेकेंड इन कमांड ने बताया कि एक पाकिस्तानी मशीन गन टीम साइड किया हो, रोड साइड पे। तो उनको जैसे मैंने देखा, मैं ज़मीन पे लेट गया।
जो थोड़ा सा वो जो माउंट जैसा है उसके पीछे, ताकि उनकी फायर नहीं आ सकते। और मैं अपने साथियों से एक हैंड ग्रेनेड लिया हाथ में, और मैं फिर वो क्रॉल किया, मतलब वो ताकि उन लोग आसानी से मुझे देख ना पाए। और कुछ 10-20 गज क्रॉल करने के बाद मैं इसको, तब तक मैं उनसे करीब 50-60 गज की दूरी पे था। तो ये मैंने फेंक दिया, और ये क्योंकि ये 4 सेकंड का फ्यूज़ होता है ये, तो जैसे वो मैंने फेंक दिया, वो लैंड हो गया, 4 सेकंड में वो फट जाए। और जैसे वो फट गए, मैं उठ के अपने स्टन गन से ऊपर अपने उठ के चार्ज करके उनके ऊपर गोली मार के दोनों को ख़त्म कर दिया उधर। हाँ, वो अभी ये कोई मैं सोच अपने वीर चक्र के बारे में सोच के तो नहीं किया, वो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्योंकि ये ट्रेनिंग की जो दैट इज ये ट्रेनिंग की जो मकसद वही होता है ना, कि जब आपको जो करना है वो एक रिफ्लेक्स के तौर पे ड्रिल होते थे। तो ये जो ग्रेनेड लेके क्रॉल करना, मतलब उनके नज़दीक पहुंचने के लिए, ताकि हम जब फेंकेंगे तो आउट ऑफ रेंज ना हो। तो वो क्रॉल किया, तो और जैसे वो फट गया, तो मेरा काम है उस वक्त कि उसकी जो एडवांटेज लेके उनके ऊपर फायर करना। तो वो कामयाबी हासिल किया मैंने एक किस्म के, क्योंकि उसके बाद तो मैं उनके बारे में मैं ये यकीन किया कि वो ख़त्म हुए, मतलब हमें और कोई, मुझे खुद को कोई और डैमेज वो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे दूसरा काम था, ये कंपनी को अपने पोजीशनिंग कहाँ करना है करके वो करने। और मेरा जो सहायक था मेरे साथ रेडियो सेट लेके, वो जाके वो उनकी जो मशीन गन है वो काबू में लेके हमारे साथ जब हम वापस गए बेस पे, तब वो ले गए थे वॉर ट्रॉफी के तौर पे। पर बाद में तो हमने डिपॉजिट करना पड़ा कि रख नहीं पाए, लेकिन वो दूसरी बात है। सो ये जो चीज़ें हैं लड़ाई के मैदान में ये हैं अपनी, अगर आप ट्रेनिंग की क्या बोलते हैं असूल कायम रखें तो चल जाता है। उस वक्त हम ये कुछ ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, ये यू हैव टू, जो करना है वो एक रिफ्लेक्स के तौर पे हो जाना चाहिए। और ऊपर वाले और ऑपरेशन था इसी दौरान सर, जो रोड ब्लॉक था उसको पार नहीं करने देना। वो तो 3 दिसंबर के बाद, वो तो असली लड़ाई जब शुरू हुआ, तो हमारे टास्क था कि जमालपुर पोजीशन के पीछे जाके रोड ब्लॉक इस्टेब्लिश करें, और बाकी जो ब्रिगेड थे वो मेन रोड से नॉर्थ टू साउथ आएंगे, और हम लोग इस पोजीशन जमालपुर पोजीशन, जमालपुर मतलब वो एक गैरिजन फोर्ट्रेस था, वो उनका बटालियन का लोकेशन था। तो हम पीछे जाके वहाँ पे कुछ 10-15 किलोमीटर दूरी पे हमने पहले रोड ब्लॉक किया। ये था 8-9 दिसंबर की 71 की रात को, और सुबह 9 तारीख को ब्रिगेड कमांडर हेलीकॉप्टर में आया हमारे पास उस पोजीशन पे, क्योंकि तब तक तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई ये था मतलब उन लोगों को एयर सुपीरियर, हमारे जो एयरफोर्स पूरे एयर मैनेजमेंट कर रखे थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई डर नहीं था। तो ये ब्रिगेड कमांडर आ गए, और उन्होंने ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर के साथ सलाह करने के बाद एक नोट लिखा गैरिजन कमांडर जमालपुर को कि डियर सो अभी इतना हमारे पास इतने ट्रूप्स हैं, एयर सपोर्ट है, आर्टिलरी सपोर्ट है, आपको हम एडवाइस देते हैं कि सरेंडर करें। तो एक मुक्ति के हाथ वो लोकली एक साइकिल उठा के भेज दिया, वो साइकिल करके वो गैरिजन में चले गए, और 2-2.5 घंटे के बाद वो वापस आ गए। ये उस गैरिसन कमांडर था एक 31 बलूच था बटालियन, और उसका कमांडर था एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान अहमद। तो उनका जवाब यह है कि तो आपका जो एयर सपोर्ट आर्टिलरी सपोर्ट वगैरह कुछ काम का नहीं है, आप लड़ाई शुरू करिए, और जब आप
अगले बार जब हम मिले तो हम ये आपके हाथ में एक स्टेन गन देखना चाहते हैं, ना कि आपकी पेन जिससे आपको इतने अच्छी तरह से लिखने की आदत है और समथिंग ऐसे कुछ लिख के। जी। तो वो ये ले आया और उसके साथ एक बुलेट भी, उस लिफाफे में बुलेट भी डाला था। तो हम जाहिर था कि अब कोई लड़ाई तो शुरू करें। तो 9 तारीख 10 तारीख के रात को हम लोगों को वो पोजीशन के तरफ एडवांस करने के लिए बताया। तो मैं रोड के वेस्ट पे था और मेरा साथी जो था वो रोड के ईस्ट पे। 2 कंपनी हम जमालपुर की तरफ बढ़ गए और करीब 100 मीटर दूरी पहुंचने पर हम अपने पोजीशन ले लिया जमालपुर की सदर्न साइड पे। नॉर्दर्न साइड पे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी था। जी। हाँ, तो देयर वाज अ रिवर ऑब्स्टिकल था, लेकिन जहाँ से वो रोड भी आ रहे थे। सो हम अपने और मैं अपने एक टोली को, प्लेटून स्ट्रेंथ की टोली 25-30 आदमियों की टोली था, वो उसको थोड़ा सा एक हाई ग्राउंड था लेफ्ट हमारी पोजीशन के आगे दोनों। तो हमने तो 10 तारीख के सुबह हम अपने ट्रेंचेस वगैरह खोद के तैयार थे। तो 10 तारीख को एक्सचेंज ऑफ फायर थोड़ा हुआ, उनके मोटर्स वगैरह, हमारे भी आर्टिलरी, हमारी एयर सपोर्ट था वो भी हुआ। तो शाम तक हमारे कमांडिंग ऑफिसर जनरल कर्नल ब्रार के ऑर्डर्स थे कि हमको पूरा ऑर्डर दे दिया हमें बुला के अटैक करने की। तो हम अटैक करने की तैयारी करना था। तो मैं उनको सीनियर कंपनी कमांडर की हैसियत से ये रिक्वेस्ट किया था कि सर वो अभी हम कल रात को आए थे, अभी डिटेल में हम पेट्रोलिंग नहीं कर पाया, पोजीशंस वगैरह हम अच्छी तरह पहचान नहीं सकते। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आज रात को हमें पेट्रोलिंग करने दो, कल हम अटैक करेंगे। तो उन्होंने मना किया, इसे ऊपर वाले नहीं मानते क्योंकि अगली रात को पैरा ड्रॉप होना है टंगैल साइड पे और हम डिले नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम वापस जाके अपने ऑर्डर्स की तैयारी शुरू कर दी एंड प्रेपरेशंस शुरू कर दी। तब तक कमांडिंग ऑफिसर का रेडियो कॉल आया था मुझे कि सतीश हायर अप्स ने एग्री किया है कि आप एक रात से डिले कर सकते हैं अटैक। तो मैंने कहा थैंक यू। तो हम अपने रात की पेट्रोलिंग प्रोग्राम वगैरह बना दिया। हमने ये सोचा कि मिडनाइट के बाद मैं एक पेट्रोल लेके खुद जाके देखूंगा, तब तक दूसरे वगैरह। तो मैं अपने जंगल बूट पहने थे, हम वो थोड़ा निकाल के पाँव को थोड़ा रेस्ट देना था, छाले लग गए थे वो दिन चला के। अब इत्तेफाक से ये जो है ना, जो लड़ाई की क्या बोलते हैं सिचुएशंस कैसे बदल जाते हैं। अब हमने आज उस रात को डिले करने से फ़ायदा ये निकला क्योंकि दुश्मन अपेरेंटली हमको बाद में ये चला ना कि ये अपने पाकिस्तानियों को ये कुछ मेरे ख्याल से उनके जो इंटरसेप्ट या किसी से उनको आइडिया मिल गया था कि टंगैल के पास पैरा ड्रॉप होने वाला था और उनको उसका स्ट्रेंथ भी कुछ, तो वो बिल्कुल क्या बोलते हैं अपसेट हो गए थे। तो ढाका की डिफेंस के लिए ट्रूप्स कम थे। तो ये फॉरवर्ड जो गैरिजन्स थे उनको पीछे ढाका की तरफ बुलाया गया। ये हमें पता नहीं था उस वक्त। तो ये कमांडर जो थे वो लेटर वगैरह तो ये लिखने से बाद आया, ये उनकी जो उनको बताया था कि वो ढाके के। तो इस वजह से उस रात को, मतलब 10 तारीख की रात को, जब हम लोगों की पेट्रोलिंग वगैरह शुरू करने की तैयारी हो रहे थे, मेरा जो प्लेटून आगे टोली था उसका मेरा सेकेंड इन कमांड था एक कैप्टन डफले बोल के, उनसे टेलीफोन पे अपना वायरलेस सेट पे मुझे बताया कि सर जमालपुर से गैरिजन से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो मैं क्या करूँ बोलते हैं।
तो मैंने क्या क्या करूं, क्या जैसे वो आते हैं रेंज में उड़ाओ उनको, इसलिए तो हम बैठे हैं। तो वही हुआ, गाड़ियां जब शुरू हुआ वहाँ से, इनके जो रिकॉयलेस 57 मिलीमीटर रिकॉयलेस गन था उनके पास, उससे वो फायर किया। और जैसे फायर किया वो अगले बाकी सब फायरिंग शुरू हो गई, मीडियम मशीन गन वो सब हुआ। और ये गाड़ियाँ उड़ गई। बस क्या बोलते Blast हैं, जलना शुरू हो गया। उसके फ़ौरन बाद इन लोगों पाकिस्तानियों की ट्रूप्स जो हैं असॉल्ट करने की कोशिश, क्या अल्लाह हो अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद या जो भी करके वो चार्ज कर, ये बिल्कुल अंधेरी रात है ये। तो हम लोगों को नज़र कुछ खास आता नहीं है, कुछ फ्लेयर्स वगैरह भी कम थे। तो जैसे ही हुआ हमारी फायरिंग कंट्रोल फायरिंग शुरू। तो मैं अपने ट्रूप्स को अपना फायर कंट्रोल करने के लिए जंगल बूट मैंने जो निकाल के रखा था वो ट्रेंच के ऊपर, तो वो मैं निकाल के पहनने की कोशिश की। तो हमने देखा कि वो कुछ गोलियों की वजह से वो कुछ फट गए थे, ना कुछ काम के नहीं था। तो मैं नंगे पाँव अपने फॉरवर्ड पोजीशन में जाके हमारे ट्रूप्स को ये बताया कि बस देखो भाई, अपने एमिनिशन कंजर्व करो, जब टारगेट दिखता है तब फायर करो। अगर बगैर कंट्रोल के फायर करें और अपने एमिनेशन ख़त्म है तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था हमारा बेसिकली रिक्वायरमेंट, ये कि वो फायर कंट्रोल अच्छी तरह। और गॉड ब्लेस वो अपनी जो ट्रेनिंग के लिहाज से वही हुआ। जब भी वो देखते थे कुछ आवाज़, सुनते आवाज़ या मूवमेंट देखते थे तभी फायर, लेकिन रेगुलरली फायरिंग होते रहे, मशीन गन, अपना राइफल्स की फायर वगैरह। और मैं पूरा वो अपने फ्रंट लाइन पे सब ट्रूप्स के साथ, ताकि वो ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने कमांडर को देखने से उनका भी वो हौसला बढ़ जाता है कि हमारी कमांडर है हमारे साथ, ये पीछे बैठ के तो नहीं हुक्म दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना लड़ाई में जब सो एज इट हैपेंड वो फिर ये एक्सचेंज ऑफ फायर कंट्री, हमारे कंपनी जो हमारी राइट साइड पे था वो भी फायरिंग करते रहा, इन लोगों की अटैक करने की कोशिश किया कंटिन्यू लेकिन कुछ 4-4:30 बजे सब ठंड हो गया था और उनके एक एक आदमी राइफल ऊपर पकड़ के सरेंडर करने के लिए आना शुरू हो गया। और जो वुंडेड थे उन लोगों की भी आवाज़ सुनते थे, पानी 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 बोल के, लेकिन हम कुछ उस वक्त कर नहीं पाए थे। तो सुबह 5 बजे के करीब उजाला होना शुरू हुआ, तब हमने देखा कि क्या हालत है उन लोगों की, जो लाशें पड़े हुए हमारे सामने। और मैं कमांडिंग ऑफिसर को बता दिया हमने ये हालत है, तो वो मुझे बता दिया कि तुम अपना कंपनी लेके जमालपुर गैरिसन कब्ज़ा करो। तो हमने कहा चलो भाई हम ये सीन सिनेरियो देखना अपने आप में बड़ा पेनफुल होता होगा सर। पेनफुल वगैरह तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो नहीं होता था, हमारे होते हैं दम और ऐसी करके बात है ना। क्यों ये तो इसी जैसे कि हम हमेशा ये हमें पर्सनल दुश्मनी उन लोगों के साथ नहीं है। वो अपने देश के लिए अपना जान दिया, हम अपने देश के लिए फाइटिंग कर रहे थे। तो जो सक्सेसफुल हैं वो जीत जाते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं है वो हार जाते हैं। तो एनीवे मैं अपने कंपनी लेके आहिस्ते आहिस्ते वो जमालपुर की तरफ बढ़ते गए। तो जैसे हम वो गैरिसन के नज़दीक पहुँचे, एक पाकिस्तानी जवान ब्लीडिंग अपना खून निकल रहे थे, उनसे सफ़ेद फ्लैग लेके बाहर आया। तो वो हमें लीड कर गया, एक गेस्ट हाउस का कंपाउंड था उस जमालपुर गैरिसन में। वहाँ पे ये उन लोग सब लाइन अप थे, कुछ 3-4 ऑफिसर्स थे और 380 जवान सब खड़े हो गए और वो हमें सरेंडर करने की तो मैं अपना कमांडिंग ऑफिसर को बता दिया कि इन लोग सरेंडर कर चुके हैं। तो वो आए, तो मैं उस
क्या बोलते हैं, सरेंडर्ड प्रिजनर्स को हैंड ओवर कर दिया कमांडिंग ऑफिसर को। तब तक ब्रिगेड कमांडर भी आ गए हैं हेलीकॉप्टर में, नहीं बाय ही केम ऑन फुट। जनरल ऑफिसर कमांडिंग था जनरल नागरा बोल के, वो बाय हेलीकॉप्टर आए। एक दो रिपोर्टर्स वगैरह साथ में थे उनके। एक था धर्मयुग बोल के एक मैगज़ीन बॉम्बे जो पब्लिश हुआ था, उनके रिपोर्टर वगैरह। मैं उनके नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस हैंड ओवर वगैरह करने के बाद मैं अपने कंपनी पोजीशन में वापस आके एक क्विक फोर्सेस लेटर पे क्विकली एक छोटा सा नोट लिख दिया हमारे बेबी को कि हम ठीक ठाक हैं, फिक्र मत करो करके। और वो उसको रिक्वेस्ट किया कि जब आप बॉम्बे पहुंचेंगे ज़रा पोस्ट में डाल देना करके। तो वैसे ही हम, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था ना फैमिलीज़ के साथ, तो दैट वाज वो लड़ाई जो था उसमें जैसा 237 बॉडीज़ मेरे ख्याल से गिना गया था। फिर प्रिजनर्स कुछ 400 के करीब, 380 तो वहाँ पे थे और 80-50 इधर वहाँ पे। तो इट वाज अ डिजास्टर फॉर द पाकिस्तानीज़। आपकी तरफ सिर्फ एक सोल्जर आपने बताया। सॉरी, आपकी तरफ सिर्फ एक सोल्जर? नहीं, वो तो मेरी कंपनी एक्चुअली। ये तो पूरी लड़ाई हम ढाका में जब तक हम ढाका में फिर पहुंचने के बाद, यानी कि ये पूरी जो ऑल दिस होल कंप्लीट ऑपरेशन के, मेरा कंपनी जो है वाई कंपनी, जो जिसका मैं कमांडर था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। कुछ 100-125 लोगों की एक टोली है ये। हाँ, तो ये हमने जो लड़ाई से पहले जो एक्शंस किए थे और लड़ाई के दौरान में, मतलब लुंगियों में जो ऑपरेट कर रहे थे नवंबर में, और फिर ये जो लड़ाई में ऑपरेट किए, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये इतने हम सक्सेसफुली कामयाबी के साथ अपने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के बाद एक हमारे सोल्जर की जान चली गई, एक किल था। वुंडेड तो पता नहीं कि कोई खास नहीं था, लेकिन एक सोल्जर का। तो वो भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने लोगों की जान बचाई जा सके। नहीं, जान बचाने की नहीं है कि ये आपका जो टास्क है वो फुलफिल करना, और जितने कम कैजुअलिटीज़ आप सबों का वो अच्छा ही है। क्योंकि ये नहीं ज़रूरी है कि आप मरने के लिए थोड़ी भेजा जाते हैं हमें, नहीं, हमें अब टास्क फुलफिल करना है। तो अगर आप अपनी टास्क जिंदा रह के फुलफिल किए तो बड़ी बात है। ये नहीं कि मरना ज़रूरी है, लेकिन लोग अपने जान दे के कुछ हासिल करते हैं अपने, मतलब टास्क फुलफिल करते करते अगर जान चले जाते हैं तो भी सैड, बट होता है। तो फिर 16 तारीख का तो हाँ सर, आपने बताया आप प्रेसिडेंट हाउस में जाके नहीं सोए। नहीं, वो ऐसा हुआ कि 16 तारीख को हम, अच्छा 14 तारीख के हम करीब 20 किलोमीटर दूरी पे था ढाका से, और 16 तारीख के सुबह हमारे कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग वगैरह आगे चले गए थे 2 पैराज, जो पैरा ट्रूप बटालियन था उनके साथ। और जब ढाके पहुँच गए, आउटस्कर्ट्स पहुँचे थे, उन्होंने कुछ टेलीफोन देखा अनमैन्ड, तो वो कॉल करने से फिर उनके जनरल न्याजी के साथ मिलाप किया। क्योंकि हमारे जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग था जनरल नागरा, वो और जनरल न्याजी एकेडमी में बैचमेट्स थे, तो वो जानते थे एक दूसरे को। तो ये आइडेंटिफाई करके फिर वो अपने गाड़ी भेज के इन लोगों को एस्कॉर्ट किया था ढाका के अंदर, और वहाँ बैठ के ये हमारे जो जनरल ऑफिसर ने कलकत्ता में एक इन्फॉर्म किया कि ये सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। तो जनरल जेकब चीफ ऑफ स्टाफ जो था कलकत्ता से, वो हेलीकॉप्टर में आके सरेंडर डॉक्यूमेंट की नेगोशिएशन किया, और उन्होंने फिर अरेंजमेंट्स किया कि दोपहर को रेस कोर्स पे फॉर्मल सरेंडर सेरेमनी होगा। हमारे आर्मी कमांडर GOCNC जनरल अरोरा, उनके साथ बाकी सीनियर कमांडर नेवी एयरफोर्स के और हमारे 4 कोर के जनरल सगत सिंह वगैरह आके वो
देखो तब तक मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि तुम अपना कंपनी लेके और अपने हेडक्वार्टर्स के बटालियन हेडक्वार्टर्स के एडजुटेंट और कुछ 2-4 और लोग ढाका में आ जाओ, यू कम इन एंड सेट अप। बाकी बटालियन दूसरे दिन मैंने 17 तारीख के सुबह आ जाएगा। तो हम पहुंच गए करीब दोपहर के 3 बजे ढाका में हम एंटर किया, और ये पाकिस्तानी थे उधर सब अपने हथियार लेके खड़े थे, क्योंकि उनके हथियार जमा नहीं किया था हमने, हमारे सीनियर कमांडर्स ने ये उनको परमिशन दिया था हथियार रखने की, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ था, तादाद था उधर उस रात को 16 को मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा नहीं था जी। मेरे उन लोग कुछ 10-15 हज़ार के थे, तो हम उनकी सिक्योरिटी नहीं दे कर सकते थे अगेंस्ट द लोकल्स, सो दे वर अलाउड, उनको अपना हथियार रखने की इजाज़त दिया गया था, क्योंकि लड़ाई तो ख़त्म हो गया था, सरेंडर हो चुके थे ना, और वो भी हुआ नहीं था वैसे, कोई इंसिडेंट्स हुआ नहीं है उस रात को। एनीवे तो हम वो सब खड़े थे उधर, हमें देख रहे थे कि यार किस हम तो हार गए हैं सर। एनीवे हम एक कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच गए, तो हम जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पे उस रात कहाँ निकाले, तो अचानक एक बड़ा मकान दिख लिया, उसके ऊपर प्रेसिडेंट्स हाउस लिख के, तो हमने कहा गेट पे कोई नहीं है, तो हम अंदर गए, अंदर भी कोई नहीं है, तो हमने कहा चलो इधर ही रहते हैं आज रात को। तो वो ऐसा हुआ, वो प्रेसिडेंट्स हाउस था, मतलब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब ईस्ट पाकिस्तान आते थे तो वो रहते थे। तो उस रात को हम लोग, हमारी कंपनी और हमारी जो ऑफिसर्स थे वो हम मैं तो याया खान के बिस्तर में सोया उस तो ये था ऐसे अपना। और उसके बाद तो दूसरे दिन बाकी ट्रूप्स आ गए, हमारे पलटन आ गए, 4 कोर के जो ईस्टर्न साइड से आ रहे थे वो आ गए। तो 17 तारीख के रात तक हमारे स्ट्रेंथ काफ़ी थे। तो 18 तारीख के सुबह फॉर्मल सरेंडर सेरेमनी किया गया था, ये पाकिस्तानियों को सब लाइन अप करके अपना हथियार दिखाना, और फिर उनकी जो प्रोटेक्शन था हमारी फौज की था, और फिर बाद में हम उनको गाड़ियों में, ट्रेन में इंडिया प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में शटल करते रहे। तो ये था 71 की लड़ाई। फैसिनेटिंग है सर, हैं? फैसिनेटिंग एंड नहीं, हाँ फैसिनेटिंग बिकॉज इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, एंड आई मस्ट से इसमें बहुत, एक तो हम हमेशा कहते हैं ना कि हम तो लकी हैं कि हम इतने फर्स्ट क्लास ट्रूप्स की कमांड मिलते हैं हमें, बैटल में ले जाने के लिए ऐसे ट्रूप्स मिले तो और क्या चाहते हैं। वीर चक्र मिला, नहीं वीर चक्र वो तो हमें मिला है, वो उनके बदौलत है। हम तो हमको वीर चक्र थोड़ी मिलते अगर वो अपना टास्क पूरा नहीं करते हैं। तो हम जब पहनते हैं हम इसका ख्याल रखते हैं कि ये सिर्फ अपनी ऐसे नहीं, हमारी जवानों की एफर्ट से मिला है। हाँ लीडरशिप प्रोवाइड करना है वो, और हमारी जूनियर लीडरशिप भी हमेशा, आप नंगे पैर ट्रेंच टू ट्रेंच वो हाँ जा रहे थे, और क्या करें, अगर नहीं जाते तो हम हो सकता है कि हमारे एमिनिशन ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर एमिनिशन ख़त्म हो जाते तो हम भी ख़त्म हो जाते थे। तो ये एक्चुअली यू हैव टू डू सम ऑफ दिस थिंग। और जब हम लोग ऐसे काम करते हैं ना, उसकी जो क्या वो लॉजिक देखने की कोई सवाल ही नहीं, इट हैज़ टू बी ऑलमोस्ट जो कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन, ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग की वजह से हो जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। मैं चाहूँगी सर कि शॉर्ट में आप हमें अपने उस टेन्योर के बारे में भी बताएं जो अपने फोर्स कमांडर, फर्स्ट फोर्स कमांडर ऑफ यूएन फोर्सेस इन युगोस्लाविया। नहीं, ये जो फर्स्ट फोर्स कमांडर बोलते हैं ना, ये नहीं कि मैं यूएन मिशंस के फर्स्ट फोर्स कमांडर थे, क्योंकि हमसे पहले जनरल थिमैया थे, जनरल थोरात थे, जनरल ज्ञानी, जनरल दीवान प्रेमचंद, वो भी यूएन फोर्स कमांडर रहे हैं। लेकिन इस मिशन के मैं उस मिशन को सेटअप किया था, क्योंकि वो नया मिशन था। और हमारे जो जब वो युगोस्लाविया की लड़ाई जब शुरू हुआ
91 में वो कोलैप्स, वो इंटरनल्स जो क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, सब ऐसे सब ब्रेकअप होने शुरू हो गया ना, तब कुछ हद तक कुछ नेगोशिएशंस के बाद सीज फायर के तौर पे सर मुझे एक ये ख्याल आता है कि 91 में जब आप फोर्स कमांडर बन के गए, 91 में नहीं, मैं 92 में गया। 92 में गए, तो आप एक इंडियन होने के नाते एक्सेप्टेबिलिटी उस समय पे कितनी रही होगी, और आप तो बॉस थे। नहीं, इसी एक्चुअली ऐसा हुआ ना, जब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसीजन जब लिया कि एक यूएन फोर्स को वहाँ पे मिशन को सेटअप करना है, तो इंडिया से मांगे थे ट्रूप्स, क्योंकि हम लोग रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स थे पीस कीपिंग मिशंस के लिए, राइट फ्रॉम 1948 हम रेगुलर हम इनफैक्ट टुडे अगर आप टोटल करें तो मेरे ख्याल से इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इज द लार्जेस्ट इन नंबर्स, और हमारे कैजुअलिटीज़ भी लार्जेस्ट है in UN peacekeeping operations. तो बट and they are considered the best soldiers, ऐसा भी है। बेस्ट सोल्जर्स को हम, वो तो हम हर एक सोल्जर अपने आप को बेस्ट समझते हैं ना, लेकिन हम जब कंपैरिजन छोड़ते हैं, मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे तो, हम द बेस्ट नहीं बोलेंगे बट अमंग द बेस्ट, कोई हमारी जवान किसी से कम नहीं है, हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है, हमारी जूनियर लीडरशिप किसी से कम नहीं है ना। तो बाकी जो है वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो ये जो इन्होंने जब हमसे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगे थे, तो मुझे ये बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि यूगोस्लाविया के साथ वो पुराने रिश्ता था नॉन अलाइंड मूवमेंट के, टिटो के ज़माने की और जवाहरलाल नेहरू के टाइम के, सुकार्नो इंडोनेशिया वगैरह नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये एक्यूजेशन हो सकता है कि बायस है करके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। और आखिर में वो जनरल यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है अपना बुत्रोस गाली ने रिक्वेस्ट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर से, जो नरसिम्हा राव था उस वक्त, कि देखो आप ट्रूप्स नहीं भेजना चाहते हैं तो कम से कम एक जनरल को तो भेजो इस फोर्स की हेड करने के लिए। तो ये तो उन्होंने मान लिया, और फिर उन्होंने अपने आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ नाम मांगे थे, तो मेरा भी नाम उसमें शामिल था। मैं उस वक्त यहाँ पे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस था, और इत्तेफाक से ये है कि वो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर के होने के नाते वो मुझे जानते भी थे, क्योंकि ऑपरेशन रूम के ब्रीफिंग में मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन था। और 1991 में मैं पाकिस्तान के साथ टॉक्स के लिए डिफेंस डेलीगेशन, 2 डिफेंस डेलीगेशन हेड किया था मैंने जी। एक बार यहाँ दिल्ली में और दूसरी बार वहाँ इस्लामाबाद में। तो उसकी जो डीब्रीफिंग हुआ था वो हमारे ऑपरेशन रूम में हुआ था। तो मुझे कुछ हद तक वो जानते थे, मुझे कुछ काबिलियत के बारे में भी उन्होंने सोचा कि हाँ ये कुछ काबिल है तो वो जब नाम निकले तो मेरा भी नाम है ना, वो मेरा नाम निकल आया, मैं वहाँ पहुँचे। ये भी आई मीन वहाँ पे इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क तो नहीं था, क्योंकि मैं यूएन मिशन पहली बार कर रहा था, मैंने पहले कभी नहीं किया था ना। आजकल तो लोग बहुत मिशंस करते हैं। किया लोगों ने वहाँ पे सर? हाँ, इजीली नहीं, यू हैव टू एस्टैब्लिश, आप अपने काबिलियत दिखाना चाहते हैं ना। अब एज आई सेड, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, इज्जत से अपने नौकरी करते हैं, तो काबिल भी तो होते हैं कुछ। यानी यहाँ इस इंडियन आर्मी में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बगैर काबिलियत के तो बन नहीं सकते कुछ काबिलियत तो होगा ही। तो मैं हमारी जो मेरा जो ग्रुप था, कमांड ग्रुप, मेरा डेप्यूटी था एक फ्रेंच जनरल, मेजर जनरल फ्रेंच फॉरेन लीजन के, अभी भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहता है। मेरा डायरेक्टर ऑफ सिविलियन अफेयर्स का एक आयरिशमैन था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक अमेरिकन, चीफ ऑफ स्टाफ कैनेडियन जनरल, 4 सेक्टर कमांडर थे, एक रशियन, एक अर्जेंटीनियन,
एक केनियन और नाइजीरियन, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर एक डेनमार्क के, तो ऐसे काफ़ी देशों से। तो ये कमांड ग्रुप वहाँ मेरे ख्याल ये कब था, 3 तारीख या 4 तारीख को, 3 मार्च 1992 हम न्यूयॉर्क में वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में उनके साथ पहली बार मुलाकात हुआ। और मैं उनके साथ फिर उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर 8 तारीख को हम युगोस्लाविया में मिशन एरिया में पहुंच गए और हम सेटअप करने शुरू हो गए। तो ये मैं कहूँगा कि 2 हफ्ते के अंदर, मतलब मिड मार्च 20 मार्च तक सबके साथ हमारा इंटरेक्शन हो चुका था। और उन सब को हमने ये ज़रूर दिखाया कि मैं उनसे कम काबिल तो नहीं है, उनसे ज़्यादा काबिल हो सकते हैं लेकिन कम काबिल नहीं है। और ये मैं उनको भी ये क्या बोलते हैं प्रणाम करता हूँ कि वो एक्नॉलेज किया। और उसके बाद मुझे कोई कोऑपरेशन की प्रॉब्लम नहीं था उनसे। दे एक्सिक्यूटेड मेरे जो आदेश थे, वो कुछ डिस्कस करना था वो करते थे, लेकिन उनको क्लियर था कि बॉस तो मैं हूँ। तो अगर डिफरेंसेस हैं, मैं उनका जो कहना है मान सकते हैं तो मानेंगे, लेकिन अगर कोई डिफरेंस है, माय ऑर्डर्स विल प्रिवेल। एंड दैट वाज, तो वो 1 साल जो है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल थ्रू आउट दैट, किसी से भी कोई। वो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन देता है कि हमारी जो ग्राउंडिंग है इंडियन आर्मी में, सुपर्ब टू हैंडल। एंड एज आई सेड, ये मेरे नीचे 34 देशों की मिलिट्री फोर्स थे, यूनिफॉर्म पर्सनल, और देशों की पुलिस वाले थे, सिविलियंस भी थे। क्योंकि जब मैं वो मिशन छोड़ के वापस आया मार्च 1993 में, उस मिशन का स्ट्रेंथ करीब 28,000 था, 28,000, नॉट अ स्मॉल मिशन, बिग मिशन इट वाज। एंड ऑल्सो पीपल, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, रशियंस, चाइनीज नहीं थे कोई, पाकिस्तानी नहीं थे। सर, कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, आपके निजी जिंदगी के बारे में, इफ यू अलाउ आई विल आस्क, तो मैम से कैसे मुलाकात हुई आपकी और कब? वेल, ये उनसे मुलाकात पहली बार मंडप में हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो आपने शादी से पहले उनको कस्टम मैं देखा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। फोटोग्राफ देखी थी। माय मदर एंड सिस्टर हैड गॉन एंड सीन। तो आपसे फोटोग्राफ देख के ये पूछा था पेरेंट्स ने कि फोटो नहीं होता तो भी हमको कभी मना नहीं करते, क्योंकि ये कभी हो सकता है कि हमारे पिताजी और माताजी मेरे लिए गलत पार्टनर चूज कर दूं। तो दैट मच ऑफ ट्रस्ट, वो हमारी रिवाज में ये बिल्ड हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स एवरीवन कैन डू इट, बिकॉज मैं अपने दोस्तों को जब ये बोलते हैं तो उनका कहना ये है कि अच्छा हुआ क्योंकि तुम्हें देख के वो कभी शादी नहीं करते तुम्हारे साथ। वो मुझे कहते हैं लेग पुलिंग करके। तो ये पहली बार ये उनके ऊपर छोड़ा था और हो गया, और कभी चल रहे हैं हमारे। कभी कोई पसंद नहीं आया सर उससे पहले? हैं? उससे पहले कभी कोई पसंद आया हो? पसंद नहीं है, वैसे मिले थे लोग, लेकिन कोई पसंद, कोई मतलब परमानेंट रिश्ते वाले कोई ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि आई न्यू दैट इवेंचुअली मैंने अपने फैमिली की उनके जो हैं चॉइस के मुताबिक जाएंगे। वो कभी हमें प्रेशर कभी हुआ नहीं कभी। वैसे ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कभी ऐसा वो मौका ही नहीं या सिचुएशन नहीं आया था कि हमें चॉइस करना पड़ा। मैं उनके ऊपर छोड़ा और ठीक निकला। और बस
कितने का अभी 55 साल से ऊपर हो गए। गोल्डन जुबली Golden- सेलिब्रेट कर हो चुके हैं। चुका हाउ है। डिड यू सेलिब्रेट इट सर, कैसे I मनाया? know, children were here, that's good enough for us. Children and grandchildren थे, yeah. That's it. सर जब आप लड़ाई में गए होंगे, 71 में भी गए होंगे, 65 में भी गए होंगे, तो मैम 65 में मैम 65 में, हम तो 70 में शादी हुआ, हाँ तो 71 की लड़ाई और युगोस्लाव की। हाँ, तो 71 की जब लड़ाई हुई तब शादी कौन सी ईयर में हुई थी सर? 70। 70 में। हाँ। तो बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा मैम के लिए भी उस वक्त, क्योंकि इतना एक ही साल शादी को हुआ था। एंड दैट इज डिफिकल्ट, मतलब ये उनको एक्चुअली फौज के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर तो समझाना वो और भी मिलिट्री फैमिली के बारे में कुछ, लेकिन शी एडजस्टेड टू इट बिकॉज आई थिंक एडजस्ट करना ही था। हमारा ये था ना, क्योंकि हम शादी किया मई 1970 में और मेरी बेटी मार्च 71 में शादी हुआ, पैदा हुआ। और वो पैदा हुआ जब मैं पेट्रोल पे था नागालैंड में, ये अपने इंसर्जेंट्स के पीछे। वो रेडियो सेट पे खबर आई कि आपका टेलीग्राम आया हुआ है कि बेटी पैदा। वैसे क्योंकि वहाँ पे उन दिनों में ये नहीं था ना कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोन भी नहीं चल सकता था। वो एक पुराने कोई फौजी टेलीफोन पता नहीं कहाँ से वो एक दूसरे से बात नहीं होते थे, तो यहाँ बॉम्बे में केरला में थोड़ी बात होती। सर हालांकि आप बहुत इसको हंस के बता रहे हैं, बट इट वाज इट वाज समथिंग व्हिच, डिफिकल्ट पीरियड। हाँ इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, पर्टिकुलरली बिकॉज वो कम्युनिकेशन नहीं था। दे टुक डेज टू पता करने के लिए कि ठीक है या नहीं है, बट इट वर्कड। चलो ऊपर वाले की मेहरबानी से चल गया। सर 90 इयर्स हो गए हाँ। आपके, चल रहा है 90th ईयर चल रहा है। आपने इंडिपेंडेंस से पहले के भारत, गुलाम जब था देश हमारा, तब देखा आप 1936 में पैदा हुए, तो 1936 के बाद 1947 तक भी एक आप उस उम्र में थे कि आपको पता चल जाए कि देश गुलाम है और आज़ाद होना चाहिए। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और आज का टाइम है जब एआई का युग है, जेनजी का युग है, चांद पे चले गए, मार्स पे भी पहुंच गया देश। तो इतना सारा पीरियड के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या मन में आता है आपको? एक्चुअली ये जब कभी कभी हम ये सोचते हैं कि, और ये जो मतलब जब हम छोटे थे, गुलाम थे ब्रिटिश के, जो आप जैसे आप कह रहे हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे थे कौन अपना एक सेंट मैरी स्कूल में बॉम्बे में। वो जेजुइट्स सोसाइटी ऑफ जीसस बोल के एक ग्रुप है, रोमन कैथलिक्स, वो फादर्स वो चलाते थे। और उनके काफ़ी लोग स्पेन वगैरह से यूरोपियंस होते थे, कुछ हमारे भी इंडियंस भी थे वैसे। तो और हमारी किताबें भी थे सब ब्रिटिश के। हाँ, तो वो हमारी हिस्ट्री भी जो हमने उस वक्त सीखा था वो ब्रिटिश मॉनिटर्ड हिस्ट्री था। और उस उम्र पे तो हम इतने जो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में वगैरह इतना खास लेकिन जब फ्रीडम मिल गया तब ये जो यूफोरिया था ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देखा है सर आपने महात्मा गांधी को कभी आसपास? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। जवाहरलाल नेहरू को कहीं दूर से कभी देखा, इसमें पता नहीं मुझे। लेकिन वो तो कोई इरेलेवेंट था ना, बिकॉज दैट आई मीन अब सबके, क्योंकि देश आज़ाद हुआ करके सब लोग। अब ये 1947 में आई वॉज 11 साल उम्र था हमारा। हम तो अपने पढ़ाई में ज़्यादा जोर था, खेल कूद में। बट इट दैट मेक अ डिफरेंस बिकॉज एटीट्यूड्स फिर बदलना शुरू हो गया। नहीं, एंड जैसा मैंने कहा कि हमारी जो फर्स्ट एनकाउंटर और इंटरेक्शन किसी जिन्होंने पार्टीशन की असली क्या बोलते हैं हॉरिबल फेस देखी है, वो एकेडमी में देखा ना।
वो मैं अभी तक मुझे याद है कि उन लोग जब ये कहते थे कि जो उन्होंने देखा है, मतलब हमारे उम्र के लोग थे उस वक्त, अपने अपने जो रिश्तेदार की हालत देख के या उनकी ट्रीटमेंट देख के क्या गुजर रहा हुआ उनके बाद, तो वो जब सोचते हैं तो हम ये सोचें कि अब ऐसे कभी होना नहीं चाहिए अगर हो सके, वी must protect our nation from anything like that happening again. ये है बहुत अच्छे। और ये जो आप कह रहे हैं चेंजेस, ऑब्वियसली अब आजकल की जो मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस कहते हैं, मेरा बेटा जैसे मैंने कहा कि वो फौज में मेरा मुझे फॉलो किया और मेरी पलटन कमांड किया। जब वो मेरी पलटन कमांड कर रहे थे, मैं विज़िट किया तो 2-3 बार, और मुझे कोई शक नहीं है उनको वो क्रेडिट नहीं देते हैं जो आजकल की जो जनरेशन को मिलना है ना, कोई भी लीडर्स, जूनियर लीडर्स, जवानों का तो मैचलेस। ये वक्त आपको कभी कभी अमेज करता है सर, ये जो टाइम चल रहा है, आज से कुछ सालों बाद शायद स्पेस टूरिज्म शुरू हो जाएगा? नो, आई डोंट नो, यू कैन, आई थिंक हमारे जो वी विल हैंडल इट, मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी काबिलियत हमने दिखाई है। और सिर्फ इतना है कि हम जोड़ के रहना चाहिए। हमारे देश की एक क्या बोलते हैं ऐतिहासिक खामी यही है ना कि अंदर से करीब। मेरा आखिरी सवाल जो शायद हम सबके काम आएगा, जिसका जवाब, हाँ। फिटनेस का राज बताइए सर। फिटनेस का एक तो आई थिंक आपकी कॉन्शियंस क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपकी योर लाइफ मस्ट बी समथिंग जो इंटेग्रिटी के साथ आप, मतलब आप यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ कि शर्मा नहीं आना चाहिए कि किसी मैंने क्या किया, क्या होना चाहिए था, मतलब अपनी इज्जत होना चाहिए, इज्जत रखो मैं सबसे पहली बात में, क्योंकि मुझे मेरी क्वालिटीज़ में सबसे पहले कैरेक्टर क्वालिटीज़ आता है, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ये जो है अपने, और ख़ास करके लॉयल्टी जब बोलते हैं हम डाउनवर्ड्स, मतलब अपने जवानों की तरफ से। लॉयल्टी ऊपर वालों को तो कोई भी देता है क्योंकि उनसे काम लेना है, ये नीचे वालों की, मतलब उनकी जो, एंड दैट आई थिंक इज देयर। मुझे मैं खुश हूँ कि वो, क्योंकि हमारी जूनियर लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, वो हमेशा 1947 से लेके आज तक हमारी जूनियर लीडरशिप ने कब हमें कभी लेट डाउन नहीं किया, कैप्टन, मेजर, सब, वो जवानों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ये अपना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, दुनिया की फौज देखी है, दूसरों की साथ कंपैरिजन देखे। हमारी जूनियर लीडरशिप और ट्रूप्स का कोई कमी है, कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इतना फर्स्ट क्लास है। लास्ट 2 लाइन्स टू कंक्लूड सर। हाँ, लास्ट 2 लाइन्स टू कंक्लूड। हाँ, Mine? हाँ जी। I can only say that I think I'm proud of the Indian Armed Forces, and I have every reason to believe that the country will always be safe under their charge, both in terms of the leadership and the men. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार, जिन्होंने बहुत सारी अपनी जीवन की कहानियाँ जो बहुत इंस्पायरिंग भी हैं, और अपने करेज की कहानियाँ जो हमारे आने वाली जनरेशन्स को और अभी की जनरेशन्स को भी इंस्पायर करेंगी और आगे बढ़ने का एक रास्ता तय करने में ज़रूर मदद करेंगी। कैमरामैन गोविंद के साथ निवृत्ति मोहन, TV9।